स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एकलव्य वाटिका चैनल पर। मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। जी हाँ, तो आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपका बढ़िया है तो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस चैप्टर को पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन आप कह सकते हैं। जी हाँ, तो इस चैप्टर को पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ना है और बहुत ही मजे के साथ पढ़ना है। तो आइए एक शानदार आगाज करते हैं इस नए चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। आइए मेरे साथ। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे केमिकल बॉन्ड के डेफिनेशन से कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्ड क्या है। सर, केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, भले वो आयन्स हों, एटम्स हों, कुछ भी हों, वो उनको एक साथ जोड़ के रखता है। सो बेसिकली व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप्स all atoms together in a molecule. Okay, so chemical bond is a kind of attraction, kind of attractional force, kind of attraction force which keeps atoms together in a molecule. जी हाँ, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो सारे एटम्स को एक साथ रखता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में। तो सर, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल बॉन्ड को? इसे रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि अगर ए और बी, अगर दो एटम्स हैं और अगर इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड है तो हम केमिकल बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से यूं दिखा देते हैं कि ए और बी और उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि बॉन्ड है, और उसको हमने ऐसे दिखा दिया एक सिंगल लाइन से। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है भाई। अब अगला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कि केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? व्हाई दे आर फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स? एटम्स कंबाइन ही क्यों हो रहे हैं? कंबाइन होकर के बॉन्ड क्यों बना रहे हैं एटम्स? क्या कारण है इसका? तो इसका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही साधारण सा इसका आंसर है बच्चों। क्या? कि एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एटम्स वांट स्टेबिलिटी। एटम्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स इसलिए जुड़ते हैं आपस में ताकि वो स्टेबल हो सकें। अब स्टेबल होने के लिए वो जुड़ेंगे आपस में, ठीक है भाई। तो उन्हें क्या, अगर वो साथ में एक साथ जुड़ रहे हैं और स्टेबल होने के लिए ही जुड़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सर, वो स्टेबल होंगे कैसे जुड़ने से? ये भी तो जरूरी है। वो जुड़ तो जाएंगे, एटम्स एक साथ जुड़ जाएंगे, इधर से ए आया, इधर से बी आया और दोनों आकर के जुड़ गए, वो स्टेबल हो गए। लेकिन कैसे स्टेबल कैसे हो रहे हैं? ये स्टेबल हो कैसे पा रहे हैं ये? तो आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है, आफ्टर कंबाइनिंग हाउ एटम्स आर getting stabilized, how atoms are getting stabilized। कंबाइन हो जाने के बाद एटम्स स्टेबल हो कैसे जा रहे हैं? हमें पता तो है स्टेबल हो जा रहे हैं, बट कैसे हो जा रहे हैं स्टेबल, ये जानना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं इस बात को दो तरीकों से। कितने तरीकों से बच्चों? दो तरीकों से, बाय टू वेज।
दो तरीकों से ये स्टेबल हो जाते हैं कंबाइन होने के बाद। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी, पीई, बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब कम होता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जी हां, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो सिस्टम बिल्कुल अनस्टेबल है, और सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो सिस्टम क्या है बच्चों, स्टेबल है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, और वो स्टेबल बन जाते हैं। तो इसके लिए ग्राफ भी आता है, तो आप ग्राफ को समझने की कोशिश करें। ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पे ले लिया है, और जो हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, जो दो एटम्स के बीच की दूरी है, उसको हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आर के साथ, अब हम क्या देखेंगे कि आर के साथ पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसा है। आपको समझ में आएगी ये बात कि जब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम होगा जिस समय पे, उसी टाइम पे बॉन्ड बनेगा, उसी टाइम पे बॉन्ड बनेगा। क्योंकि बॉन्ड बनाने का मकसद ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करना, ताकि स्टेबल हो सके। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। तो आएंगे इधर, देखो जरा इस पॉइंट पे देखना बच्चों, इस पॉइंट पे जब आर की वैल्यू बिल्कुल ज्यादा है, देखो ओरिजिन से कितना, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से बहुत ज्यादा है जब आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब एट ए लार्जर डिस्टेंस, एट वेरी फार अवे डिस्टेंस, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब एटम्स बिल्कुल दूर दूर हैं, बिल्कुल दूर दूर हैं, ये एटम ए है, ये एटम बी है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये दोनों। जब ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं ये दोनों, तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ना ही कोई रिपल्सन काम करेगा। और अगर ना ही कोई अट्रैक्शन काम करे, ना ही कोई रिपल्सन काम करे, तो वहां पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होती है लगभग जीरो, लगभग जीरो। तो अभी देखो ये एटम ए और एटम बी बिल्कुल दूर दूर है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, लगभग इस वाले कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। अब ये बिल्कुल पास पास आना शुरू करेंगे। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है धीरे धीरे। अब ये बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखो पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, आर की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। तो घटाओ भाई आर की वैल्यू। देखो अभी तो आर की वैल्यू ये थी, यहाँ पे थे एटम्स, अब मान लो एटम्स यहाँ पे आ गए, ये है ए और ये है बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखो आर की वैल्यू कम हो गई। अब जैसे आर की वैल्यू कम हुई तो इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब कुछ इंटरेक्शन अब होने लगा यहाँ पे। अब इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, सिस्टम के अंदर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी। देखो नीचे आ जाओ, नीचे टिक डिग 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 डिग, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आओ, इधर आए 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 आए, देखो यहाँ पे है अभी पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, यहाँ है। देखो जीरो से थोड़ा कम हो गया, जीरो से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटी है। जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है। देखो घट गई, पहले जीरो थी, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो। जैसे थोड़े नजदीक आए पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो से थोड़ा कम हो गया, नीचे आ रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो से कम हो गई। अब देखो एटम्स और पास आने लगे, बोल रहे हैं भैया मजा आ रहा है हमें, तो हम पास पास आ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारी घट रही है, हम स्टेबल हो रहे हैं, तो चलो और पास आते हैं। तो एटम्स और पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। जरा यहां पे देखना, इस पॉइंट पे ये है ए, ये है बी, ये दोनों क्या हो गया अब एक दूसरे में। देखो मान लो अब एटम इस डिस्टेंस पे आ गया, किस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस पे आकर के एटम्स का कंडीशन कुछ ऐसा है। इस स्टेट पे देखना, इस डिस्टेंस पे देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी एटम्स की क्या है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताना जरा। आ जाओ नीचे, नीचे आए 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 आए, यहां आ गए। पोटेंशियल एनर्जी इतनी है सर, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ज्यादा घट गई इस वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सर ये तो घटती ही जा रही है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस घटा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी भी घट रही है। तो सर डिस्टेंस को और घटा दो, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है घटा के देख लो,
थोड़ा डिस्टेंस और कम करो, मान लो अगर एटम्स यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ का कोरस्पॉन्डिंग देखो क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए, देखो भाई अब की पोटेंशियल एनर्जी घटी नहीं है, अब इसके मुकाबले बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहां तक ही आए हैं अपन, है ना, पहले कहां पे था, यहां पे था पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे, तो देखो ऊपर शिफ्ट हो गया थोड़ा। पहले इस वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, नीचे आए अपन, इधर आ गए, यहां पे थी पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले अगर थोड़ा डिस्टेंस तुम और कम करोगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, नीचे आओ इधर आ जाओ, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम डिस्टेंस घटाते चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, और अगर तुमने डिस्टेंस को और कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर वापस से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब बताओ किस डिस्टेंस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, बताओ उस डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन से डिस्टेंस पे है बच्चों, इस वाले डिस्टेंस पे है, और इस वाले डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इस वाले डिस्टेंस पे बॉन्ड बन जाएगा ए और बी के बीच में। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया इस वाले डिस्टेंस पे। तो सर ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, जिस डिस्टेंस पे बॉन्ड बन जाए ए और बी के बीच में, इसी डिस्टेंस को अपन लोग बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ, BL, बॉन्ड लेंथ। और इस डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल देते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। इस डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है ये वाली, इस एनर्जी को क्या बोल देंगे अपन लोग, बॉन्ड एनर्जी बोल देंगे। तो देखेंगे मेरी तरफ, दिस इज व्हाट, बॉन्ड एनर्जी, दिस डिस्टेंस इज बॉन्ड एनर्जी एंड दिस लेंथ इज बॉन्ड लेंथ। आ रही है मेरी बात समझ में, दिस लेंथ इज बॉन्ड लेंथ एंड दिस एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी। तो भाई देखो इस डिस्टेंस पे बॉन्ड तो बन गया ए और बी के बीच में, और क्यों बन गया बॉन्ड, क्योंकि इसी वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, सिस्टम की सबसे मिनिमम थी, और सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखो ए और बी ने आपस में बॉन्ड बना लिया और अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी, मिनिमम कर दी। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है स्टेबल होने का, तो दूसरा तरीका भी देखो। ये तो फर्स्ट तरीका था, बाय लोअरिंग पोटेंशियल एनर्जी। आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। ओके, सेकंड बच्चों जो दूसरा तरीका होता है स्टेबल होने का, वो होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेना। मतलब जो एटम है वो कुछ ऐसा कर ले ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल स्टेबल हो जाए, वो बिल्कुल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एटम को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एटम को इस प्रकार से कंबाइन होना पड़ेगा कि जो दोनों कंबाइनिंग एटम है, कंबाइनिंग एटम ए, कंबाइनिंग एटम बी, जो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। वैसा उनको कुछ करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या तरीका होता है, बाय अचीविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाय अचीविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है H2P6 और S2, जिसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। H2P6 क्या होता है बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना, 6 + 2 8, और यहाँ डुप्लेट पूरा हो रहा है 2, जो कि हीलियम का होता है। तो अगर किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाए H2P6 या S2, तो हम बोलेंगे सर वो एटम के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटम क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम जरा कि एटम इस प्रकार से भी कंबाइन होते हैं क्या कि उनका कॉन्फ़िगरेशन H2P6 से S2 हो जाता है। बिल्कुल कंबाइन होते हैं, आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अचीव करने के लिए ना एटम्स 2 प्रकार से कंबाइन करते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से कंबाइन करते हैं, बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा प्रकार होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी एटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है बच्चों, तो वो 2 तरीके से कर सकता है। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करेगा, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और आपको भली भांति पता है,
अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो आप, बताओ। कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा मेरे भाई, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के लूज या गेन होने से कोई बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? बताओ। आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अपन बोल देंगे उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हालांकि सर जो बॉन्ड होते हैं ना वो 3 से 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक बॉन्ड अभी जो आपने देखा, इधर कोवेलेंट बॉन्ड 2 हो गए। तीसरा एक और बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जी हाँ, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो दोनों लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, और चौथा जो बॉन्ड होता है आपका वो होता है मेटलिक बॉन्ड। चौथा बॉन्ड कौन सा होता है? मेटलिक बॉन्ड होता है। तो आइए हम बॉन्ड्स के बारे में भी बारी बारी से डिस्कस करें। तो आप पहले इसको लिखेंगे, लिख दिया? ओके। आइए पहले हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? अभी अभी आपने पढ़ा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करा दें तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2, ये किसका एग्जांपल है? H2 का एग्जांपल है। तो बताओ भाई जरा हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बताओ हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। दूसरे हाइड्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। अब क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों एटम्स ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। मतलब इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने बोला भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इसने बोला भैया मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, अब दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनने के बाद बताओ इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 हो गए ना? ठीक है, इसके पास भी कितने हो गए? 2 हो गए। और हमें पता है अगर किसी एटम के पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में तो वो स्टेबल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था S2p6 और S2। तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? S2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना बॉन्डिंग के बाद। ठीक है, तो S2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया बॉन्ड बना के। लेकिन जब ये सिंगल था, समझ रहे हो, जब ये सिंगल था तब ये स्टेबल नहीं था क्योंकि इसके पास S1 कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद S2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, तो यस इट इज स्टेबल नाउ। चलो हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। O2। अब हम देखते हैं O2 की तरफ। तो बताओ भाई ऑक्सीजन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2h2 2p4। और दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या होगा? यही होगा 1s2 2h2 2p4। तो सर हमें तो पता है अगर इसे स्टेबल होना है तो इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। तो देखो S2 है दोनों के पास, S2 तो है। अब क्या चाहिए? P6 चाहिए। तो सर P4 है, P4 है, क्या करे क्या करे क्या करे? ऐसा क्या करे कि यहाँ पे भी P6 हो जाए और यहाँ पे भी P6 हो जाए? तो ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत ही साधारण सा काम करेगा। एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग पे लगाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने ऑक्सीजन को शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल देखो, सबसे बाहर वाला जो सेल है सेकंड वाला, इसमें है 2, इसमें है 4, तो 4 + 2 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। अगर ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग पे लगा देता है, शेयरिंग पे लगा देता है, तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे शेयरिंग पे दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा। बताओ हाँ या ना? ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 हो गया। 8 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया 8। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो P4 की जगह क्या हो जाएगा? P6 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऑक्सीजन देखो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस सेल में? देखो 6, 4 + 2 6, तो 2 2 4 2 6। 2 इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग पे लगा दिया, तो बचे कितने? 4। 1 2
3 4, देखो 2 को शेयरिंग पे लगा दिया, 1 2। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगा दिया और बच गए इसके पास भी 4। तो अब बताओ बॉन्डिंग के बाद इन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और देखो H2P6 कन्फिग्रेशन हो चुका है। 6 + 2 8 8 8। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो ये भी स्टेबल बन चुका है। पहले स्टेबल ना था ये, पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन ही थे इसके आउटर मोस्ट शेल में। पहले तो H2P6 थोड़ी था, पहले तो H2P4 था। लेकिन अब देखो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो आ गए ना। तो ये क्या हो गया, P4 से P6 हो गया, तो H2P6 हो गया ये। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये भी स्टेबल हो गया। सिमिलरली हम बात करते हैं N2 की। हम किसकी बात करेंगे अब? N2 की बात करेंगे। तो N2 में भी क्या होता है बच्चों, आप नाइट्रोजन का जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप ऐसा पाओगे 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। ठीक है सर, तो ये कैसे सर ये H2P6 को कैसे अचीव करें? सर H2 तो है लेकिन P6 नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पे लगा देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे साइड से भी आएंगे, तो 3 + 3 मिलकर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो H2P6 बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग पे लगाएगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग पे लगाएगा। होते कितने पास हैं? होते इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? देखो सेकंड में सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? सेकंड वाला। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 और 3 को शेयरिंग पे लगा देगा, 1 2 3। देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को इसने शेयरिंग पे लगा दिया। उधर से भी एक नाइट्रोजन आएगा और वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगाएगा और बच जाएंगे 2। तो देखो 8 हुए कि नहीं हुए? 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। इसके 8 देखो हो रहे हैं कि नहीं? 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों नाइट्रोजन ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड्स बने हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनको हम क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं? देखो यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, इसने एक किया, इसने एक किया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे? 2 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सिमिलरली यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। 3 इसने किया और 3 इसने किया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है बच्चों? डबल बॉन्ड। और जब 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। और जब एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई? सिंगल बॉन्ड बनेगा। आई होप कि आपको इतना तक तो समझ आया ही होगा। आप वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों आयनिक बॉन्ड्स की। किसकी? आयनिक बॉन्ड्स की। तो क्या सर कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया? नहीं, ये तो हमने ब्रीफ में बात की है अभी तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का। आगे तो हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। इस चैप्टर में तो हमें यही पढ़ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना, आयनिक बॉन्ड पढ़ना, बॉन्ड के ही बारे में पढ़ना है भाई इस वाले चैप्टर में। स्टेबिलिटी के बारे में ही पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। सब कुछ पढ़ेंगे आगे डिटेल में, है ना। अभी तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइए हम चले आयनिक बॉन्ड की तरफ। आयनिक बॉन्ड सर ये कैसे बनेगा? बाय गेनिंग और बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की गेन और इलेक्ट्रॉन्स का लूज होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सर इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एग्जांपल है NaCl।
NaCl, Na प्लस Cl माइनस। आपको पता है NaCl में सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों, Na प्लस की तरह, Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl माइनस की तरह। तो अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले कौन आएगा? पहली बात तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। पहली बात ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखो Na प्लस है ना, तो पहले सोडियम आएगा और सोडियम किस में बदल जाएगा, Na प्लस में बदल जाएगा। और अगर ये Na प्लस में बदल रहा है तो बताओ ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है भाई, सिमिलरली क्लोरीन आया। अब सोडियम ने जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। समझ में आ रही है मेरी बात? सर इस पे यहाँ पे +1 क्यों आया? क्योंकि देखो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए +1। जब लूज होगा तो प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो माइनस चार्ज आता है। क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ इसलिए +1, और क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए -1। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखो Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। सर लेकिन सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा क्यों, क्या जरूरत थी इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की? तो आओ समझते हैं इस बात को। देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना पहले कैसा था, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो भाई s2p6 है, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन दिक्कत दे रहा है बीच में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ जाए, निकल जाए, तो क्या ये बन जाएगा s2p6 कॉन्फ़िगरेशन? क्या ये स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हटा दो इस एक इलेक्ट्रॉन को, देखो हट गया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, देखो 1s2 2s2 2p6। देखो भाई बन गया s2p6 कॉन्फ़िगरेशन, हो गया ये स्टेबल एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, बिल्कुल। सिमिलरली क्लोरीन में भी हम देखते हैं, आ जाओ। क्लोरीन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सर यहां पे भी s2p6 हो सकता है, बस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा बताओ? यहां से। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है वो इसी तो क्लोरीन जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, ले लेगा। ठीक है, तो क्लोरीन ने इसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और किसमें बदल गया, Cl माइनस में। आओ देखते हैं Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1s2 2s2 2p6 3s2, पहले क्या था 3p5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो अब क्या बन जाएगा ये 3p6। तो देखो हो गया s2p6, तो इसका भी s2p6 हो गया और इसका भी s2p6 हो गया, Na प्लस का भी s2p6, Cl माइनस का भी s2p6। तो अब ये दोनों ही स्टेबल हैं। अब ये दोनों ही क्या है, स्टेबल हैं। तो क्या क्या बन चुका है यहाँ पे देखो, एक Na प्लस बन चुका है, ये बहुत ही मजे में बैठा हुआ है स्टेबल होके। ये Cl माइनस बन चुका है, ये भी मजे में बैठा हुआ है स्टेबल होकर के। तो क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और आपको पता है कि कोई भी अगर दो चार्जेस प्लस और माइनस हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा, और ये जो अट्रैक्शन होगा बच्चों, इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, आयनिक बॉन्ड। इनको क्या नाम दे देते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेसिकली एक प्लस और एक माइनस चार्ज के बीच का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर प्लस और माइनस के बीच में कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो उसको एक और नाम दिया जाता है, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताओ आयनिक बॉन्ड किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी टाइप है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आप तब तक इस चीज को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई अब बात आती है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड भी पढ़ लिया, कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ लिया, तो अब क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो पहला कोवैलेंट बॉन्ड, पहला कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हमने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ लिया। सेकेंड इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज आयनिक बॉन्ड।
इसको भी अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बच्चों कई किताबों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेटिव बॉन्ड। वो वाला डेट नहीं जो तुम समझ रहे हो, डेटिव बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ वन मेटलिक बॉन्ड। फोर्थ वन इज मेटलिक बॉन्ड। अच्छा, कई बार आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये किस टाइप का अट्रैक्शन होता है बताओ? अभी अभी लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों की बात तो हमने कर ली। सर ये दोनों क्या है? तो देखो मैं तुम्हें एक बता दूं एक बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, ये दोनों सेम ही होते हैं सेम होते हैं। ऐसा क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया जो है ना, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज दोनों सेम ही है। दोनों बॉन्ड सेम होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सेम है, कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। बस जो बनने की जो प्रक्रिया है, बनने का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा अलग है बस, है ना। तो आइए देखते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। आइए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का एक तरीका होता है ऐसा, एरो की तरह। कैसे दिखाते हैं? एरो की तरह। तो ये एरो का ये दिख रहा है, इसको हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरो का हेड। और इसको क्या बोलते हैं? टेल। टेल। एरो का मतलब, एरो का ये जो है इसको बोलेंगे हेड, और इसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो जो हेड होता है ना बच्चों, उसको उसकी तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। और जो टेल होता है, इसकी तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर को। इसकी तरफ किसको लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर को। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो ये तरीका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का। तो सर होता क्या है इसमें? इट इज ऑल्सो सेम एज कोवलेंट बॉन्ड एंड it is also formed by sharing of two electrons, but ध्यान से सुनना, but both electrons are contributed by same atom। सर ये क्या बोल दिया? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था बताओ? एक दो एटम्स आ रहे थे, एक ए आ रहा था इधर से बी आ रहा था। तो ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए, बी ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, और क्या बन गया? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में बताओ बेसिकली क्या हो रहा था? देखो, ये ए था, ठीक है, ये बी था। ए ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और बन क्या गया? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस कोवेलेंट बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक प्लस एक, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, तो ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन से? दो इलेक्ट्रॉन से। सर कोवेलेंट भी तो दो इलेक्ट्रॉन से बन रहा था। हाँ, बन रहा था। ये भी दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। फिर फर्क क्या है? फर्क है थोड़ा सा, बस बनने की प्रक्रिया में फर्क है। जो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया, उसमें फर्क है। एक बार बॉन्ड बन गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाने के बाद, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद वो कोऑर्डिनेट रह ही नहीं जाता। उसके बाद वो क्या हो जाता है बच्चों? कोवेलेंट हो जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो देखो, तो यहां पे देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा था, और शेयरिंग के बाद बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ अलग बात है, कुछ तो अलग बात है यहां पे। क्या है? देखो, यहां पे मान लो जो बी है ना, वो थोड़ा चालाक है। बी क्या है? थोड़ा चालाक है। ये बोलेगा भैया एक काम करो, दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ही दे दो। ए को बोल रहा है कि एक काम करो, दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ही दे दो, मैं नहीं दूंगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन।
और जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे ना तो एक बॉन्ड बन जाएगा हमारे बीच में। फिर उन दोनों, वो जो बॉन्ड बनेगा ना उसमें मेरा भी उतना ही अधिकार होगा जितना तुम्हारा अधिकार होगा। तो ए जो है ना वो बहुत ही दिल का बड़ा आदमी है। बोलते हैं ना कि अगर किसी का दिल बहुत बड़ा है तो वो बहुत आसानी से दे देता है कुछ भी। तो ए भी वैसे ही है। इन्हें बोला ठीक है भाई एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही दे देता हूं, तुम कुछ मत दो। फिर बॉन्ड बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, और जो बॉन्ड बनेगा ना उस पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा अधिकार है। ठीक है, तो बी भी खुश, ए भी खुश, तो बना लिया भाई इसने बॉन्ड। तो यहां पे जो क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है ए बी को डोनेट कर देता है। ए क्या करता है बच्चों, बी को डोनेट कर देता है। और फिर जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, कोवेलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। अब देखो इसको तुम ऐसे लिखो या इसको लिखने का एक और तरीका है, ए बी दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, और इस पे प्लस लगा दो, इस पे माइनस लगा दो। या तो तुम ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। बताओ इसमें ए क्या है, डोनर है। ए क्या है बच्चों, डोनर है। और बी क्या है, एक्सेप्टर है। बी क्या है, एक्सेप्टर है। कई बार हम जाते हैं ना घूमने तो हमारे कुछ कंजूस दोस्त होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई भाई मेरे को भी चलना है घूमने लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो हम क्या बोलते हैं बताओ, हम बोलते हैं ठीक है चल कोई नहीं, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, तू भी चल ले साथ में घूमने। तो यहां भी वैसे ही हो रहा है, इसके पास है नहीं कुछ, बट ये ए दे रहा है इसको, बोल रहा है कोई नहीं भाई चल ले ले, बॉन्ड बना ले और फिर दोनों ही खुश रहेंगे। तो ए दे देता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन देता है, एक सिंगल एटम ही देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब बॉन्ड बन जाता है तो फिर इस बॉन्ड पे दोनों का ही अधिकार होता है, ए का भी अधिकार होता है, बी का भी अधिकार होता है। लेकिन कोवेलेंट में ऐसा नहीं था। कोवेलेंट में क्या था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। लेकिन 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 जब ये बॉन्ड बन के तैयार हो गया तो फिर इस कोवेलेंट बॉन्ड में और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं है। अब दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, 100% सेम है दोनों। बस जो बनने की प्रक्रिया है, बस जो बनने का प्रोसेस है वो अलग होता है। ठीक है भाई, तो सर ये था डोनर और ये क्या था, एक्सेप्टर था। तो देखो इसने डोनेट किया है ना, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा प्लस आ गया, और इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। इसके ऊपर आ गया प्लस, इसके ऊपर आ गया माइनस। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा जो एक एटम ए था, ये एटम बी को डोनेट कर रहा था। तो एटम ए को हम बोल रहे थे डोनर और हमने एटम बी को बोला था एक्सेप्टर। तो ये जो डोनर है ना, इसको कई बार हम लुईस बेस भी बोल देते हैं, जो कि अपन इसी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा बच्चों उसको बोलेंगे लुईस एसिड। उसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो जो डोनर है वो लुईस बेस है और जो एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड है। ओके, ठीक है भाई, इतना तो आ गया हमें समझ में। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। सर लोन पेयर क्या होता है, बताओ भाई। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5, 1 2 3 4 5। 5 में से इसने देखो 3 शेयर कर दिए, 2 + 1, 3 क्या किए, शेयर कर दिए 3 हाइड्रोजन के साथ। तो बच कितने गए, 2 बच गए इसके पास इलेक्ट्रॉन। देखो तो उसी 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पे दिखा दिया है। ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ, वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनशेयर्ड होते हैं, जो कि शेयरिंग में काम में आए ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन, लोन पेयर, अकेला पेयर। वो शेयर ही नहीं हुआ, वो क्या है, अकेला पेयर है। तो लोन पेयर है ये। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है बच्चों H+ का, किसका रिएक्शन होता है, H+ का, है ना, NH3 के साथ। NH3 के साथ जब H+ की रिएक्शन होती है तो देखो हाइड्रोजन के पास तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन था भाई पहले से, उसके ऊपर भी प्लस आ गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी जा चुका है निकल के। मतलब ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, H+ के पास। लेकिन ये H+ इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, बोल रहा है भैया बना लो बॉन्ड, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, आप भी स्टेबल हो जाना। बट फिर ये नाइट्रोजन ने बोला कि ठीक है एक काम करो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो। तो उसने बोला भैया हमसे तो ना हो पाएगा,
क्यों? हमारे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम तो ऐसे ही भूखे हैं, भूखे नंगे हैं, हमारे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो हम पे एक प्लस है। एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी जा चुका है, प्लस चार्ज आ गया। तो नाइट्रोजन था, बड़े दिल का आदमी, इसने बोला ठीक है कोई बात नहीं H प्लस, मैं तुम्हें दूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं एक काम करता हूं दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं तुम्हें, और उससे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा हमारे बीच में, और फिर उस बॉन्ड पे हम दोनों का ही बराबर अधिकार होगा। तो H प्लस ने बोला भैया आप कितने अच्छे हो, चलो फिर बॉन्ड बनाते हैं अपन। ठीक है, तो देखो भाई बॉन्ड बनेगा यहां पे, देखो 4 हाइड्रोजन आके जुड़ गए, 1 2 3 4, ठीक है, पहले तो 3 ही थे, 1 2 3, फिर इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो देखो डोनेट किया है तो तभी ये एरो लगाई, इस एरो का मतलब क्या, नाइट्रोजन ने, देखो एरो का हेड किधर है, हाइड्रोजन की तरफ, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, टेल किधर है, नाइट्रोजन की तरफ, इसका मतलब नाइट्रोजन ने डोनेट किया है किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, ठीक, तो देखो ये बन गया भाई। चाहे तो तुम NH4 को ऐसे बना लो, या इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 और ऊपर पे एक प्लस। सर इसका मतलब क्या, सुनो, या तो तुम NH4 को हमने ऐसे लिख दिया, मतलब इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, या तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये बॉन्ड A है और ये बॉन्ड B है, तो बताओ A और B, A एंड B आर सेम और नॉट, सेम और नॉट। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि बताओ अगर A और B अगर दो बॉन्ड है तो A और B दोनों सेम है या सेम नहीं है, सोचो, सोच लिया? अब मेरी बात सुनो, ये दोनों बॉन्ड सेम ही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों सेम ही होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? बस दोनों के बनने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बट एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो बन जाने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। तो A और B दोनों सेम बॉन्ड्स हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यस यस दे आर सेम, क्या है, दोनों सेम बॉन्ड है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो भाई ये तो देखो बात थी किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इसका मतलब हमने अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा। क्या चीज सीखा, मैं लिख रहा हूं इधर कि आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सेम एज कोवेलेंट बॉन्ड। बन जाने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में कोई भी फर्क नहीं है। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो बन जाने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में कोई भी फर्क नहीं है। एक्सपेरिमेंट जब किया गया NH4 के ऊपर, NH4 प्लस के ऊपर, तो ऐसा देखा गया कि इनके जो चारों बॉन्ड्स हैं ना वो सेम है, 1 2 3 4, ये चारों बॉन्ड जो है प्रॉपर्टी वाइज सेम है। चारों की बॉन्ड लेंथ भी सेम है और चारों की जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी सेम है। तो स्टडी ने ऐसा सजेस्ट किया भाई जब चारों बॉन्ड सेम है तो चारों को सेम ही बोलो, चारों एक जैसे हैं, चारों की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है, मतलब चारों की जो बॉन्ड की लंबाई है वो भी बराबर है और जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी बराबर है। इसका मतलब क्या, चारों बॉन्ड सेम है। तो तभी मैं बोल रहा हूं कि बन जाने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सेम एज कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। ठीक है, आप इस चीज को नोट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वन इज मेटलिक बॉन्ड। फोर्थ वन इज बच्चों मेटलिक बॉन्ड। सर मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, तो सुनो, मेटलिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड मेटल, मेटल एंड मेटल। जब दो मेटल्स के बीच में बॉन्ड बने तो उनको बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। जैसे जैसे हमारे पास आयरन होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। बच्चों देखो ये सारे क्या है, मेटल्स ही हैं, है ना। इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको अपन बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं इनके स्ट्रक्चर को, लैटिस बोलते हैं। ठीक है,
लैटिस का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है। इट इज जस्ट लाइक ए क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, है ना, सबका एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हर एक मेटल का जो एटम है, जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो एक गोल्ड का जो बार है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे गोल्ड के। तो जो गोल्ड के एटम्स है ना, वो लैटिस में अलग अलग पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एटम बैठे होंगे सेम एलिमेंट के। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो मेटलिक बॉन्ड के अंदर में क्या होता है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो मेटल कहां पे रहते हैं, लैटिस पॉइंट पे ऑक्यूपाई करते हैं वो मेटल। समझ में आ रही है? लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि मेटल्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स, मेटल्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल मेटल्स एटम। मेटल के जो एटम होते हैं, जिन दो मेटल्स के बीच में मेटलिक बॉन्ड बन रहा है, तो वो दो मेटल कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, तो वो दो मेटल, वो जो स्ट्रक्चर होगा ना हमारा, जो लैटिस होगा, उसी लैटिस में किसी दो जगह पे वो मेटल के एटम क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो मेटल्स एटम ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होंगे, तो उन्हीं लैटिस पॉइंट्स पे कौन होंगे बच्चों, मेटल होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो मेटलिक बॉन्ड किनके बीच में बनेगा, मेटल और मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, आयंस और आयंस के बीच में। मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, फिर उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड बनता है आयंस आयंस के बीच में, मेटलिक बॉन्ड बनता है मेटल मेटल के बीच में, और कोवेलेंट बॉन्ड जनरली किनके बीच में बनता है बच्चों, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। तो हम लिखेंगे भी इस बात को, जो आयनिक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे बताओ, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिन चीज से बना हुआ है आयनिक बॉन्ड, तो उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयंस होंगे। ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में बनता है बताओ, वो बनता है बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जहां पे एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो और उनके बीच में बॉन्ड बने, उनके बीच में क्या बने, बॉन्ड बने, और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड हो। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों हमारे पास नॉन मेटल ही होने चाहिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है। बट ये मैं जनरली बात कर रहा हूं, है ना। मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड की बात कर ली, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर ली, और कोऑर्डिनेट के बारे में तो आपको मैंने बताया है कि दोनों लगभग क्या, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेटलिक के बारे में। तो मेटलिक बताओ भाई किसके किसके बीच में बनता है, बिटवीन मेटल एंड मेटल, बिटवीन मेटल एंड मेटल, बिटवीन मेटल एंड मेटल। ठीक है। तो आप नोट करेंगे इसे वीडियो पॉज करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोना नहीं है भाई, पढ़ाई करो, मेहनत करो। ठीक है। नींद आ रही है, नींद नहीं आना चाहिए, मेहनत करना है, अपने को आगे बढ़ना है। आ रही है मेरी बात समझ में? पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं तुमसे आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें भी बिल्कुल जोर लगाना है, मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, और फिर उन सभी को हराना है इस रेस में। तो भाई देखो, अगर दूसरे को हराना है, अगर ये कंपटीशन की दुनिया है, तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, जितनी मेहनत बाहर वाले कर रहे हैं, या फिर उससे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगे रहो और पढ़ाई करते रहो। समझ में आ रही है मेरी बात? लगे रहना है अपने को और पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है अपने को, बिल्कुल रुकना नहीं है भाई बीच में। ये नहीं कि किसी का मैसेज आ गया
हम कौन खोल के देखने लगे, है ना, मैसेज आ रहा है, चलो पढ़ाई रुक गई ना हमारे बीच में। पढ़ाई का रिदम रुकना नहीं चाहिए बीच में। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू पढ़ाई करें और अच्छे तरीके से करें, क्योंकि वो जो तुम्हारा बाहर कॉम्पिटिटर बैठा है ना, बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो घंटों रात रात भर, पता भी ना चलेगा कब वो आगे बढ़ जाएगा तुमसे, है ना। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एकदम जोर से एकदम पढ़ाई करनी है अपने को, ठीक है। चलो ओके, हम बात करेंगे कि जो मेटलिक बॉन्ड होता है वो बनता कैसे है भाई। हमें ये तो पता है कि जो मेटलिक बॉन्ड है वो मेटल के बीच में बनता है, बिटवीन मेटल एंड मेटल, लेकिन बनता कैसे है। पहली बात तो देखो ये बॉन्ड है, और अगर ये बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर यहाँ पे किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या एक मेटल और दूसरे मेटल के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सुनो मेरी बात, मान लो अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, सोडियम भी क्या है बच्चों, एक मेटल है, ये एस ब्लॉक के अंदर में आता है, और एस ब्लॉक के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे क्या है, मेटल होते हैं। एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सारे क्या है, मेटल है। डी ब्लॉक के अंदर भी जितने एलिमेंट्स आते हैं सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम की, कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो बताओ ये जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, सेकंड सेल या थर्ड सेल, थर्ड सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अंदर में जो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए ना बच्चों, अंदर में जो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए इनको बोलेंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो जरा, मान लो ये न्यूक्लियस है सोडियम का, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 2, ठीक है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। थर्ड सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर जो मेटल होता है, मेटल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मेटलिक बॉन्ड में, मेटल जो बनाते हैं मेटलिक बॉन्ड, वहां पे कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सुनो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके किनके बीच में होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये बिल्कुल फ्री होता है मेटल के अंदर में, आप 10th क्लास में पढ़ते भी हो, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये जो अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बच गए, अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ न्यूक्लियस, अलोंग विथ न्यूक्लियस, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को जोड़ के एक नया टर्म दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कर्नेल, जिसको क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो यहां पे कर्नेल और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, मेटलिक बॉन्ड, ठीक है। तो हियर force of attraction is between kernel and valence electron, kernel and valence electron। ये कर्नेल क्या है सर, ये कर्नेल क्या है, तो सुनो कर्नेल क्या है बताओ, कर्नेल क्या है, कर्नेल इज नथिंग बट इनर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, इनर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। तो अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अगर एक साथ बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कर्नेल। तो ये जो कर्नेल है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कारण क्या बनता है, मेटलिक बॉन्ड बनता है। इनके कारण क्या बनता है बच्चों, मेटलिक बॉन्ड बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से मेटलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सर अब हमें यह भी बता दो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या मेटलिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हम करेंगे इसकी चर्चा आगे और बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा। और ये जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना कि बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है, सीधे सीधे नहीं बोल सकते, ऐसे जनरली बोला जा सकता है कि हाँ सर मैक्सिमम केसेस में ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये वाला, फिर ये वाला। बट ऐसे आंख मूंद के हमेशा के लिए नहीं बोल सकते ऐसा, हमेशा ऐसा ही होगा। बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी अपने को,
तो हम करेंगे डिटेल में इसकी चर्चा आने वाले लेक्चर्स में। आप जब तक वीडियो को पॉज करें और लिखें। ओके। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में और मेटलिक बॉन्ड्स के बारे में, और बहुत ही डिटेल में हम अपन चर्चा करेंगे अगले वाले लेक्चर में। समझ में आ रही है ना बातें सारी? ओके। तो अगले लेक्चर में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे हम आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके बनने की कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होता है और उनमें जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ये सारी बातें हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।